यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल intervals of time on a circumference, ठीक है, on a circumference of a circular path, circumference, ठीक है, on a circumference of a circular path during its circular motion, during its circular motion, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ध्यान से देखना क्या लिखा है हमें, हमने क्या नोट किया है यहाँ पर, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन, ठीक है, देन वी सेड दैट द बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। हम क्या कहते हैं कि बॉडी जो है वो क्या कर रही है? यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना। ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, जो स्पीड होती है उस बॉडी की, स्पीड जो होगी बॉडी की, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, बट वेलोसिटी जो होगी बॉडी की, ध्यान रखना आप, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है, चेंजिंग कंटिन्यूसली। और क्यों चेंज होती है ये? बिकॉज चेंज इन, velocity equals नहीं, to बिकॉज magnitude चेंज plus इन direction. डायरेक्शन, बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर कोई पार्टिकल है या बॉडी है, वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये उसका सर्कुलर पाथ हो गया, ये सेंटर हो गया ओ। अब मान लो वो जो था इस पॉइंट पर था, यहाँ पर ए पॉइंट पे, ठीक है, कहाँ पर था? ए पॉइंट पे था, और इस तरह से ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ए पॉइंट पे अगर हम ये शो करना चाहें कि भाई इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो ए पर जब होगा वो पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ही होगी, जिसको अपन लिखेंगे वी ए वेक्टर। क्या लिखेंगे? वी ए वेक्टर। ऐसे मान लो कुछ टाइम बाद वो पहुंच गया यहाँ पर बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे हम वेलोसिटी लिखना चाहेंगे, तो ये वेलोसिटी आएगी इसकी, ठीक है, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी बी वेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखना आप कि हमने कहा है कि भाई स्पीड तो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बी, वी बी, और इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन आप देखो चेंज हो रही है। डायरेक्ट ए पर जो डायरेक्शन थी वो अलग है, बी पर डायरेक्शन अलग है। तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिखा Direction. हुआ है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बोला जाता है स्पीड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर अभी जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में क्या है? स्पीड आपकी क्या है? कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? वेलोसिटी भी Then चेंज होगी, होगी. ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। Acceleration. तो acceleration. हाँ, सो बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस टूवर्ड्स, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ क्या होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड इट इज अलोंग, इट इज अलोंग रेडियस,
और ये किसके अलोंग होती है, रेडियस के अलोंग होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है Yes, यहाँ sir. पर, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और ये जो एक्सेलरेशन होगी, इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ मतलब इस तरह से, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये सेंटर की तरफ हो रही है, और अलोंग द रेडियस, ये क्या है, रेडियस है, और ये कैसी एक्ट कर रही है, अलोंग द रेडियस एक्ट कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है यहाँ पर, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, इसको हम बोलते हैं दिस एक्सेलरेशन। Centripetal हाँ, acceleration. दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यहाँ पर v क्या होती है, v क्या चीज है भाई, v पता है किसी को, v The क्या चीज linear होती है? velocity. हाँ, लीनियर वेलोसिटी, या इसको हम क्या बोल जाते हैं, इनको क्या, इसको Tangential. क्या, हाँ, इसको बोल सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, विद डायरेक्शन लोगे तो वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो स्पीड। और ऐसे ही आप जानते हो इसका एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, v इजिकल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा आर का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये हमें क्या पता चला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले, एक तो क्या आपका v स्क्वायर बाय आर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या आएगा, फोर्स आएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल Yes, sir. एक्सेलरेशन जो है उसकी वजह से क्या आएगा, फोर्स आएगा, और ये फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स Towards अगेन वही जो center. डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, वही फोर्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या डिफाइन किया जाएगा यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एफ सी से। एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी कैसा लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, कैसा लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और फॉर्मूला क्या होगा, देखो फोर्स का फॉर्मूला कहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आप सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहे हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। Half m हाँ, तो एफ सी mv इजिकल square टू by जाएगा r. एम वी स्क्वायर बाय आर, और इजिकल टू कितना जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। यस सर। आया समझ में? तो यहाँ तक पूरा समझ में Yes, आया, sir. जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो अब इन एग्जाम्पल्स को देखो, जैसे इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि एक ये सेंटर हो गया ओ, और एक कोई कुछ भी स्टोन मान लो या कोई बॉडी है, उसको यहाँ पर टाई कर दिया इस जगह। ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ थ्रेड है, ये लेंथ ऑफ थ्रेड आपकी है स्मॉल आर। लेंथ ऑफ थ्रेड क्या है, स्मॉल आर। अब इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कल, आप देखो इस तरह से, इसको इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन ये जब करेगा, तो ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, टेंशन। क्या प्रोड्यूस होगी, Say tension. टेंशन। और ये टेंशन। टेंशन कहाँ लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। किधर लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, Tension. हाँ, टेंशन। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन सा फोर्स कर रहा है, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, यानी कि कोई एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा हो। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी क्या होगी, ये यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स की जो फुलफिलमेंट है वो अलग अलग फोर्स करते हैं।
जैसे इस वाले एग्जाम्पल में कौन कर रहा है, टेंशन कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में एक ट्रैक है इस तरह से, ये सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक पे कोई व्हीकल जो है, व्हीकल इधर जो सर है, फ्रिक्शन वो करेगा ना। हाँ एक सेकंड में बना दो, है ना। ये व्हीकल है इस तरह से, ठीक है। अब ये व्हीकल जो है ये मैंने इसका फ्रंट बनाया हुआ है, और ये इस तरह से मोशन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सर्कुलर ट्रैक है, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर अपन ने बना दिया O। ठीक है, और ये सेंटर से ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और ये रेडियस हो गई R। तो इस केस में क्या होगा, ये जो टायर्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको दोनों टायर्स। ठीक है, इन टायर्स में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और ये फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। फ्रिक्शन कैसे Center. एक्ट करेगा, हमने एक एग्जांपल भी म्यू आर जी करके मैंने एक डेरिवेशन भी कराई थी आपको, अगर ध्यान हो तो। ठीक है, म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी, एक बार देखना आप, वेलोसिटी निकाली थी मैंने, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, तो उसमें ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. आपका यूज किया था। ठीक है, तो बस अभी हमें यहाँ देखना है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो टूवर्ड्स द सेंटर जो है एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की फुलफिलमेंट अलग अलग केसेस में अलग अलग जो है फोर्सेस करते हैं। जैसे इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स Friction force. कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। फ्रिक्शन। ठीक है, क्या कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हमने लिया कि भाई जैसे हमने लिया सन है, ये सन ले लिया हमने, यहाँ पर सेंटर में सन है, और सन के अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व हो रही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट जो है अर्थ का, अपन ले लेते हैं कि वैसे तो इलेप्टिकल होता है, और हम ले लेते हैं चलो सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, तो फॉर द कन्वीनियंस, और यहाँ पर जो है आपके अर्थ है, इस जगह यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ई से, और ये इस तरह से रिवॉल्व हो रही है अराउंड द सन, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो तो ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, तो अब जब अर्थ रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड, तो यहाँ पर भी, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन लिया है हमने, सर्कुलर मोशन है, तो कोई ना कोई सा यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए था। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन करेगा, ग्रेविटेशन। Gravitation. ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यही चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, बट ग्रेविटेशन में आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जनरली हम अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हम ऑर्बिट्स को कैसा ले लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स ले लेते हैं, बट एक्चुअली होते इलिप्टिकल है वो। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट अगर लोगे, इलेप्टिकल और मोशन होगा। सर्कुलर में अंतर क्या होता है? हाँ बेटा, इलेप्टिकल और सर्कुलर में इलेप्टिकल अंतर क्या होता होता है है? एग शेप्ड का, एग शेप का होता है इलेप्टिकल, कुछ इस तरीके का होता है, ये एग शेप्ड का होता है, ये इलेप्टिकल होता है ना। सर्कुलर तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो Yes. अभी ये जो आपने स्टडी करा सर इससे इसको ओवल बोल सकते हैं। हाँ वही ओवल शेप्ड, वही एग शेप्ड, ओवल शेप्ड, ये सब एक ही है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी तक के लेक्चर में अपन ने ये समझा है कि भाई एक्चुअली ग्रेविटेशन तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं करा है, अभी तक के लेक्चर में सर तो हमने यही अपन समझा है। अपनी कन्वीनियंस के लिए कैसे किसी चीज को गलत कर सकते हैं सर? तो वो तो नहीं ओवल गलत शेप का तो तो नहीं उसको करा तो है ना, गलत तो नहीं करा है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, और एग्जैक्टली तो वैसे भी एग्जैक्टली भी फाइंड आउट करते ही होंगे इसमें, बट जो फॉर्मूलेज निकाले हुए हैं एक्चुअली मैथ्स जो है वो इजी अप्लाई कर सकते हो अगर आप सर्कुलर पाथ ले रहे हो। ज्यादा फॉर्मूलेज आपके पास है और इजी कन्वीनियंट फॉर्मूलेज आपके पास है अगर आप सर्कुलर मोशन को लेते हो इसके अंदर। ठीक है ना, तो ले नहीं सकते, बट जो चीजें जो थ्योरीज बनी हुई है वो सब अजम्पशंस पे बनी हुई है, और वो नियर अबाउट आपको आंसर जो है वो दे देती है, और वैसे भी ये तो नहीं प्रूफ देती करके है। आगे सब फॉर्मूलेस निकाले ही हुए हैं, है ना। तो यहाँ तक आगे समझ में। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। ठीक है, तो सबसे सर पहले हर्षित हम तो आया ही नहीं आज। कुछ और स्टडी कर रहा होगा। सर उसकी कराटे क्लासेस रहता है, वो बता रहा था। अब यार ये क्लास तो अपनी इतने महीनों से चल रही है, फर्स्ट टाइम तो टाइम रखा नहीं।
ठीक नहीं है। सर, पहले तो जैसे क्लासेस होती थी तो वो बोल रहा था कि मैं सुबह होके आ जाता हूँ, अब तो चक्कर पड़ता है जिस चलो चलो इसलिए तो वो सर मेरे से बोल रहा था 7:30 का। चलो, अब ये यहाँ देखते हैं अपन ग्रेविटेशन क्या होता है सबसे पहले। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि ग्रेविटेशन लिख लेते हैं अपन, 1 सेकेंड। ग्रेविटेशन क्या होगा कि ईच बॉडी इन सर रिजॉइन यूनिवर्स। करना है क्या? हाँ, रिज्वाइन करना है ना, पूरा कराना है, अभी तो टाइम बहुत है। ये देखो, आप यहाँ यस सर। कॉन्सेंट्रेट करो यार। देखो, ईच बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अट्रैक्ट ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर with a force with a force which is called gravitation। ठीक है, which is called gravitation। और क्या कहेंगे हम उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये आपको ग्रेविटेशन की डेफिनेशन करनी है कि ईच बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर बॉडी। ठीक है, ईच अदर विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। देन ग्रेविटेशन के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हमने नोट करी है वो क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? ठीक है, सो ग्रेविटी क्या होता है? ये अर्थ अट्रैक्ट्स ईच बॉडी ऑन द अर्थ और नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, और नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटी। उसको क्या कहेंगे हम? ग्रेविटी कहेंगे। अर्थ किसी भी बॉडी जो उसकी सरफेस पर है या सरफेस के पास में उसको अट्रैक्ट कर रही है उस बॉडी को, तो इस चीज को बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, सर अर्थ के लिए क्या सर यूज करेंगे? पर्टिकुलर ग्रेविटी और अर्थ की बाकी। बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। पर्टिकुलर अर्थ की बात करते हैं तो ग्रेविटी, और हाँ, मतलब और पूरे बाकी यूनिवर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, बट जनरली ग्रेविटी वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपन को आज फिनिश करना है यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये टॉपिक आज हमें यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है, जो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझने की कोशिश करना कि जैसे हम कोई भी दो पार्टिकल्स लेते हैं, एक पार्टिकल ये ले लिया, एनी टू पार्टिकल्स इन अ यूनिवर्स। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस इज अ पार्टिकल ए एंड दिस इज अ पार्टिकल बी। ठीक है, देन मास ऑफ दिस पार्टिकल, मास लेते हैं, मास ऑफ दिस पार्टिकल ए इज m1 एंड मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m2। ठीक है, एंड दे आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये हमने लिखा हुआ है, देखो इधर क्या है कि ईच बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। ईच अदर बॉडी भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये टू बॉडीज है इन अ यूनिवर्स, तो ए वाली बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगी और बी वाली बॉडी किसको करेगी? ए को अट्रैक्ट करेगी। जैसे मान लेते हैं कि ए वाली बॉडी को, ये ए वाली बॉडी है, ए वाली बॉडी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? बी। तो हम लिख देते हैं एफ ए बी। तो एफ ए बी का क्या मतलब होगा यहाँ पर? एफ ए बी, तो एफ ए बी का मतलब होगा कि भाई ऑन फोर्स ऑन बॉडी ए। ठीक है, ड्यू टू यस सर। बॉडी बी। ठीक है, ए पर जो है वो बी फोर्स लगा रहा है, उसको क्या लिख दिया आपने? एफ ए बी लिख दिया। इसी तरह से बी पर भी जो है वो ए फोर्स लगाएगा, उसको क्या लिख देंगे अपन? एफ बी है। क्या लिख देंगे? एफ बी है। ठीक है, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेक्टर के साइन लगा देता हूँ इनके ऊपर। ठीक है, यहाँ वेक्टर के साइन लगा देते हैं। तो यहाँ अब आपको तो वेक्टर पता है इसलिए वेक्टर यूज कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एफ बी है। ठीक है,
यस सर। ठीक है, तो ये हो गया FBA। FBA का क्या लिखा जाएगा कि भाई फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू बॉडी A। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर, A वाली बॉडी पे B फोर्स लगाएगा और B वाली बॉडी पे कौन फोर्स लगाएगा, A फोर्स लगाएगा। अब जो मैग्नीट्यूड्स होंगे इनके, मैग्नीट्यूड जो होगा FAB वेक्टर है ना, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ FBA वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे, और मान लेते हैं कि ये क्या होगा F। आ रही है बात समझ में? मैग्नीट्यूड्स तो इनके सेम होंगे, बट डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, हम लिखते हैं F वेक्टर AB। तो F वेक्टर AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस F वेक्टर BA। समझ में आया यहाँ तक? ये चीज समझ में आई? यस सर। ये दोनों पॉइंट समझ में आए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यस सर। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, जो बी वाला ए पर लगा रहा है और ए वाला बी पर लगा रहा है, इनके मैग्नीट्यूड तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड्स आर सेम, मैग्नीट्यूड्स आर सेम, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो हम यहाँ मैं यहाँ ऐसे वर्डिंग में भी लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड इज सर सेम। मतलब जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं उनका अपन ने ऐसा मतलब लाइक आपने बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो सर एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी ए इक्वल्स टू फोर्स, तो सर मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन का फर्क होगा ना? हाँ तो लिख दिया ना डायरेक्शन, ये देखो माइनस यूज करा है ना अच्छा मैंने यहाँ पे। यस सो सर। हाँ डायरेक्शन सर वो इज मैंने माइनस देखा अप। नहीं तो मैं सोचू। ठीक है, डायरेक्शन इज अपोजिट। समझ में आ गया ये बातें समझ में आ रही है आपको, ये दोनों पॉइंट समझ में आए? यस सर। ठीक है, तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है वो हम नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू, एक पेज एक ऐड करते हैं अपन, है ना। अब यहाँ देखना कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग होता है क्या है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द force, or I can write that according to Newton's law of gravitation the gravitational force, the gravitational force directly proportional to directly proportional to product of their masses, ठीक है, product of their masses। so product of their masses का मतलब जो वो बॉडीज हैं, ठीक है, जो बॉडीज हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देंगे अपन, M1 M2। समझ में आ रहा है? तो ये तो पहली बात हो गई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और सेकंड बात ये है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स the gravitational force inversely proportional to inversely proportional to square of their डिस्टेंस, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर कम होगा तो एफ कम होगा, एफ ज्यादा हाँ होगा, आर स्क्वायर ज्यादा होगा तो एफ कम तो होगा। इसके आपके न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक है ना, तो जब अपन करेंगे तब बताऊंगा मैं। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल्स तक। आज ही करेंगे। नहीं नहीं, आज अभी तो ये तो पूरा करा दूं पहले मैं, तभी हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, है ना? यस सर। यस हाँ, सर। अब देखो, अब हम लिखते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 का अगर हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो F इजिकल टू G m1 m2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है मेन इक्वेशन मिल जाएगी, F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो G होता है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इन होल यूनिवर्स इसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर हम एसआई यूनिट लिखना चाहें, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताओ, एसआई यूनिट ऑफ जी बोलो क्या होगी। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। 1 सेकेंड, सर आपने शेयर कर रखी क्या स्क्रीन? कर दिया नहीं हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, आता है ना आपको एसआई यूनिट ऑफ जी क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको आता ही है। जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी की वैल्यू ध्यान रखनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर। ठीक है, अब सर तो इसकी ध्यान, सीजीएस यूनिट डाइन इंटू, हाँ सीजीएस में भी कर सकते हो, यहाँ पर वो तो डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड डिवाइड बाय बाय ग्राम स्क्वायर। ग्राम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर इसको खैर वेक्टर फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं, पर अभी तो 4 मिनट्स ही हैं। मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। यहाँ तक आया नहीं आया समझ में, बोलो। ठीक है, यस सर। है ना, या फिर अपन अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, ऐसा करेंगे क्योंकि वो टॉपिक हो नहीं पाएगा जो टॉपिक है यस ना। सर। अच्छा, ये क्वेश्चन विजिबल हो रहा है आपको, सर बहुत थोड़ा सा छोटा है सर, प्लीज छोटा आप है ना। जूम कर सकते मैं हैं। रीड कर देता हूँ कि टू बॉडीज ऑफ सर हम कर डिफरेंट, सकते हैं जूम। हाँ ठीक है, तो अगर कर सकते हो तो कर लो। और देखो, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो इफ द डिस्टेंस, तो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास m1 मान लो और दूसरी बॉडी का मास क्या है m2 मान लो, और एक दूसरे से वो क्या है r डिस्टेंस पर है। तो ये कह रहे हैं ये थोड़ा मिसप्रिंट है, या इंक्रीज की जगह आपको डिक्रीज करना है। ठीक है, ये थोड़ा डिक्रीज आएगा सर। हाँ डिक्रीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस डिक्रीज्ड बाय 10% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अगर पहले केस की बात करें तो पहले केस में कितना होगा, जी m1 m2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। ये पहला केस हो जाएगा। यस सेकंड केस में अगर जैसे अपन r2 निकालें, तो r2 कितना है, r1 माइनस 10% कम करना है, तो -10/100 ऑफ r1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यस से आप सर। देखो r1 को कॉमन ले लो, तो 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 10 90, 90 डिवाइड बाय 100 इंटू r1 आ जाएगा, ये आपका r2 हो गया। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज। तो परसेंटेज चेंज इसमें निकाल के बताना है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगाए इसमें, f2 माइनस f1 फाइनल डिवाइड बाय f1 फाइनल इंटू परसेंट। 100। यस सर। यही करेंगे ना, परसेंटेज चेंज जो लिख लेगा वो कैसे लिख लेगा, f2 माइनस f1 डिवाइड बाय f1 इंटू 100, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यस अब f2 की वैल्यू तो आप देखो, इसमें इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि जैसे ये यस f1 है और इस डिस्टेंस को अपन r1 कर देते हैं, ये जो क्वांटिटीज है इनमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, चेंज नहीं आएगा। एज इट इज ही रहेगी ये। तो देखो, अगर f2 की अभी कितना 1 मिनट है, अगर f2 की वैल्यू यहाँ पर f2 रखा जाए, देखो यहाँ से अगर f2 निकालूं मैं, तो f2 इजिकल टू g
m1 m2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा On r2 R1 का square। स्क्वायर आ जाएगा बस, ठीक है। तो R2 अगर का, यहाँ हाँ f2 सर। रखा जाए तो देखो ये gm1 m2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1/r2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और माइनस इधर से आ जाएगा 1/r1 1 का बाय स्क्वायर, R1 का और स्क्वायर। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1/r1 का स्क्वायर, यस सर। और इनटू 100। मैंने क्या करा, यहाँ से भी gm1 m2 कॉमन ले लिया, ऊपर से यस भी सर, आ gm1 गया m2 सर। कॉमन ले लिया, उनको काट दिया, उनको क्या कर दिया अपन ने, क्रॉस कर दिया, ठीक है। इसको और थोड़ा सही करना हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि भाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड में क्या जाएगा r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये r1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये इंटू 100 आ जाएगा, इससे इसको काट देना, ठीक है। बस आपको ये सॉल्व करना है अब कि r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर और इंटू 100, ठीक है। क्या करोगे, r2 की ये Yes. वैल्यू पुट, r2 की ये वैल्यू पुट कर देना ये वाली, तो r1 भी कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, मैं करा दूंगा नहीं तो, ठीक है, ट्राई Yes, कर sir. लेना है ना, ओके सर, मैं कल कंटिन्यू Thank you, करेंगे sir. इसको, है ना। ओके, थैंक यू सर। ट्राई कर लेना अगर हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके सर। सर आप इसके पिक सेंड कर दीजिएगा। हाँ अभी भेजता हूँ, ठीक। थैंक यू सर।